वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम की वो स्टेट जहां पर उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज, यानी जो उसकी प्रॉपर्टीज जिनको हम नाप सकते हैं, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, कलर एक्सेट्रा, बिकम कांस्टेंट, दैट इज नो चेंज विद टाइम, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। यानी किसी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जिनके अंदर टाइम के अनुसार कोई चेंज ना होता हो, ठीक है। किसमें? प्रेशर में, वॉल्यूम में, डेंसिटी में, यानी उनकी वो प्रॉपर्टी जिनको हम मेजर कर सकते हो, वो क्या कहलाता है हमारा? उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम कहलाता है। या द स्टेट ऑफ ए सिस्टम एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड एक्शन, यानी जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड एक्शन की हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड एक्शन की हो जाती है, उस स्टेट को क्या बोलते हैं? सिस्टम के हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, साथ साथ उतने ही प्रोडक्ट क्या होते हैं? रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये हमारा इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो दो डेफिनेशन बताई मैंने आपको। पहली डेफिनेशन क्या है आपकी? कि किसी भी सिस्टम की वो स्टेट जहां पर उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज, यानी प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, कलर, उनमें कोई चेंज ना होता हो टाइम के अनुसार, वो कांस्टेंट हो जाती है, वो क्या कहलाती है हमारी? उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। या द स्टेट ऑफ सिस्टम एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड एक्शन, जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड एक्शन के बराबर हो जाती है, वो स्टेट क्या कहलाती है हमारी? वो स्टेट हमारी इक्विलिब्रियम कहलाती है। उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और दूसरे वर्ड्स में आप किसको क्या समझ सकते हैं? दूसरे वर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझ सकते हैं आप? सपोज कीजिए, आपने मान लिया, आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वेट नॉर्मली 2.5 किलो 2.5 करीब होता है, 3 केजी होता है। उसकी हाइट सपोज सपोज कीजिए, मान लीजिए वो 1 फीट का है, उसकी जो सॉरी लेंथ जो है उसकी 1 फीट है, वेट उसका 2.5 केजी है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो क्या होगा? उसकी लेंथ भी बढ़ेगी, उसका हाइट मतलब वेट भी बढ़ेगा। लेकिन एक एज के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, उसकी क्या होगी? एज तो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन लेंथ का क्या होगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मान लिया 19-20 साल की उम्र में उसकी हाइट 5 फुट 6 फुट जितनी भी होनी है वो हो जाएगी। उस उम्र के बाद में क्या होता है? हाइट नहीं बढ़ती। इसका मतलब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है। इसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। ये इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। मान लीजिए आपने क्या किया, सपोज कीजिए आपने एक आपने एक ये एक आपने टैंक ले लिया, ये वाटर टैंक है हमारा। इसमें हमने क्या किया? ये यहां से इसमें पानी डाल रहे हैं हम, वाटर यहां से आता है और यहां से निकल जाता है। तो अगर हमने जितना वाटर डाल रहे हैं उतना ही वाटर क्या हो रहा है? निकलता जा रहा है। लेकिन ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, यहां पर इतना वाटर इसके अंदर क्या होगा? हमेशा रहेगा। ये क्या होगी? इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है। इसको इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। तो क्या समझ में आया आपको इक्विलिब्रियम के बारे में बात? कि द स्टेट ऑफ ए सिस्टम एट विच मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम बिकम कांस्टेंट, दैट इज नो चेंज विद टाइम, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। यानी वो किसी सिस्टम की वो स्टेट जहां पर उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, उनमें कोई चेंज नहीं होता टाइम के अनुसार, वो क्या कहलाता है? हमारा इक्विलिब्रियम कहलाता है। या द स्टेट ऑफ सिस्टम एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन, यानी जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, सेम टाइम उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते रहते हैं, तो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। वो हमारा इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है। पहला कहलाता है नंबर 1,
फिजिकल इक्विलिब्रियम, एंड नंबर 2 केमिकल इक्विलिब्रियम। पहला कहलाता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा कहलाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है? अगर कभी भी इक्विलिब्रियम सेटअप होता है हमारा फिजिकल प्रोसेस के अंदर, उसको हम फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? द इक्विलिब्रियम सेटअप इन फिजिकल प्रोसेस, जो भी फिजिकल प्रोसेस में होता है, इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। उसको बेटा हम फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अभी कई तरह का होता है। मान लीजिए आपने लिया ए लिक्विड वेपर, लिक्विड वेपर। आप कहेंगे लिक्विड वेपर का मतलब क्या होता है? लिक्विड वेपर का मतलब होता है, सपोज कीजिए आपने वाटर लिया और वाटर को आपने क्या किया? गर्म कर दिया। वाटर को गर्म करने पर जो भी आपका क्या हो रहा है, उसमें इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा है, उसको बोलते हैं लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा? तो देखो बच्चों क्या हुआ, मान लीजिए आपने H2O लिया, L लिक्विड है ये हमारा। अब हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा हीट किया तो कहां में कन्वर्ट होगा? ये H2G में। ये क्या है हमारा? वाटर। और ये क्या है? वेपर। अब यहां पर इक्विलिब्रियम क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवापोरेशन बराबर रेट ऑफ कंडेंसेशन। यानी रेट जो इवापोरेशन का होता है कहां के बराबर होता है? रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा। यानी आप जानते हैं, सपोज कीजिए मैंने एक क्लोज सिस्टम लिया, यहां पर मैंने एक बेल जार लगा दिया, इसके अंदर वाटर भर दिया, टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट होगा। यानी ऊपर को तो ये लिक्विड है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन जिन वेपर की एनर्जी कम है, लो है, वो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। ये वेपर क्या होंगे? फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऊपर को तो क्या हो रहा है? हमारा इवापोरेशन हो रहा है, ये इवापोरेशन का प्रोसेस है। और नीचे क्या होगा? कंडेंसेशन। और जब रेट ऑफ इवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होती है तो इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। ये क्या आपका? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम कहलाया। इसको लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। पहला इक्विलिब्रियम है हमारा, फिजिकल का पार्ट है। अब दूसरी बात आ गई, दूसरा होता बेटा बी सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। आप कहेंगे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? सपोज कीजिए आपने केन शुगर ले ली, शुगर लिया आपने सॉलिड, और आपने इसको वाटर में डिजोल्व कर दिया और क्या बना लिया? शुगर सॉल्यूशन बना लिया एक्वस। तो यहां जब इक्विलिब्रियम होगा तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर क्या है? क्या होगी? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? सपोज कीजिए आपने एक सैचुरेट सॉल्यूशन बना लिया। सैचुरेट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वो सॉल्यूशन जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, दैट इज नोन एज सैचुरेट सॉल्यूशन। उसको हम सैचुरेट सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी आपने 100 ml वाटर लिया, कांस्टेंट टेम्परेचर किया, आपने वाटर डिसॉल्व करना शुरू किया, तो घुलते 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 एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी उसमें सॉलिड घुलना बंद हो जाएगा। जब उसमें सॉलिड घुलना बंद हो जाता है तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अब हमें ये लगता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे क्या हुआ कि जो डिसॉल्व हुआ था, लेकिन साथ साथ में क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन भी होता रहता है। आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा जी क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है? तो देखिए
मैंने क्या किया, मैंने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया और उसमें जो शुगर ली थी उसका जो आइसोटॉप था कार्बन का वो C12 वाला था। यहां मैंने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया जी, और इसके अंदर जो शुगर मैंने घोली है वो कौन सी है हमारी, ये रेड रेड मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे C12H22O11, ये कार्बन 12 वाले एटम्स हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया। अब हमने इसमें क्या डाल दिया फिर दोबारा से, इसमें हमने जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि चीनी घुलनी बंद हो गई, हमने और चीनी डाल दी इसके अंदर C12H22O11, लेकिन ये कौन सा आइसोटॉप है, 14 वाला। तो हम देखेंगे जो 14 वाला है वो तो डिसॉल्व हो जाएगा और जो 12 वाला है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, एक साइड में इकट्ठा हो जाएगा यहां पर, ऐसा समझ लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या है, जितना घुल रहा है साथ साथ उतना ही क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो यहां पर रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। एक एग्जांपल हुआ, और समझ लो बच्चों दूसरा एग्जांपल क्या होता है इस केस में। मान लीजिए हमने एक थर्मस लिया, थर्मस के अंदर हमने 1 घंटे के लिए एक तो वाटर ले लिया जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, और एक हमने आइस ले ली। मान लीजिए दोनों के हमने 100 ग्राम दोनों आपस में मिला दिए। हमने क्या करा, उनको रखा लगभग 1 घंटे तक, बाद में निकाल के देखा तो 100 ग्राम ही हमारा वाटर मिला, 100 ग्राम भी हमारा क्या मिला वहां पर हमारा आइस मिला। इसका मतलब अंदर कुछ हुआ ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं कि वहां कुछ नहीं हुआ। जो आइस कांटेक्ट में आया वाटर के वो तो वाटर में कन्वर्ट हो गया, और जो वाटर आइस के कांटेक्ट में आया वो कन्वर्ट किस में हो गया, वो आपका आइस में कन्वर्ट हो गया। यानी रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर क्या हुआ, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हुआ। तो इस तरह से क्या होता है, इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है इनके बीच में। इसी तरीके से हम क्या करते हैं जी, मान लीजिए सी पार्ट आपने लिया सॉलिड और आपका वेपर। यहां पर क्या हुआ, मान लीजिए आयोडीन लिया आपने, आयोडीन सॉलिड होती है, आयोडीन कन्वर्ट हो गई आपकी गैस में, तो यहां पर क्या होगा, ये सॉलिड वेपर टाइप का इक्विलिब्रियम है। तो इस तरीके से जो इक्विलिब्रियम होते हैं ये हमारे फिजिकल इक्विलिब्रियम कहलाते हैं, इनको हम फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और ले लीजिएगा गैस लिक्विड डी पार्ट, गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम। मान लीजिए आपने कार्बन डाइऑक्साइड ली गैसेस फॉर्म में, आपने कोल्ड ड्रिंक में घोल दी तो क्या होगी, CO2 एक्वस हो गई, इनके बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है, इसको हम फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब बात आती है हमारी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे आपको मैंने थर्मोडायनेमिक्स में बताया था रिवर्सल प्रोसेस और इरिवर्सल प्रोसेस, मैंने बताया था कि जो रिएक्शन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी वो रिएक्शन जिसमें केवल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं वो क्या कहलाती है हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शन, उनको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है, दोज रिएक्शन in which only reactant react together and form product, और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, is called क्या कहलाएंगे, irreversible रिएक्शन, उनको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं जी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने पोटेशियम क्लोरेट लिया, इसको हीट किया तो काय में कन्वर्ट हो गया ये 2KCl प्लस 3O2 में, तो रिएक्शन क्या हो गई हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी केवल इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इन रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। वैसे मैंने बताया जैसे आपको, मान लीजिए कोई आदमी ऊपर आप किसी माउंटेन के ऊपर चढ़ गया और वो नीचे कूदने लगे,
तो क्या है, मरेगा ही वो। तो ये क्या है, हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन अगर कोई बंदा रस्सी पकड़ के नीचे कूद रहा है और उसके मन में बीच में आता नहीं यार मैं तो मरना नहीं चाहता, मैं तो वापस जाना चाहता हूँ, जिंदा रहना चाहता हूँ, तो क्या करेगा, रस्सी पकड़ के वो जितना नीचे गया था ऊपर भी आ जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या होगी हमारी, ये रिएक्शन होगी हमारी रिवर्सेबल रिएक्शन। तो इनको बोलेंगे हम रिवर्सेबल। तो क्या मतलब हुआ रिवर्सेबल का, दोज रिएक्शन इन विच reactant react together to form product, but at the same time product convert into reactant, that is known as reversible reaction. तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, those reaction in which not only reactant react together to form product, but product react together to form reactant is known as, क्या कहेंगे उसको, उसको बोलते हैं हम रिवर्सेबल। दे आर इंडिकेटेड बाय टू हाफ एरो। किसे दिखाते हैं इसको, टू हाफ एरो के द्वारा, यानी ऐसे लगाते हैं, एक निशान ऐसे और एक निशान ऐसे। ये क्या कहलाती है हमारी, इनको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन साथ साथ प्रोडक्ट भी क्या करते हैं, रिएक्शन करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक रिएक्शन ली N2G प्लस 3S2G, मिलके क्या बनाया उन्होंने 2NH3G। तो ये रिएक्शन क्या हुई बच्चों, इस रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारी, हमने पढ़ा फिजिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है जी, केमिकल इक्विलिब्रियम मींस इक्विलिब्रियम सेटअप इन केमिकल प्रोसेस, यानी इक्विलिब्रियम सेटअप इन केमिकल प्रोसेस, यानी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज, क्या कहेंगे उसको, इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। उनको केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर रिएक्शन में बताया था। ठीक है बेटा, तो क्या होता है यहां पर आप समझिएगा, अगर मान लीजिए मैं ग्राफ बनाता हूं, यहां मैंने लिया आपका टाइम और यहां लिया मैंने कंसंट्रेशन, तो ये ग्राफ ऐसा आता है। मान लिया एक ग्राफ तो हमारा ऐसे आएगा, मान लिया रेक्टेंट की मात्रा पहले सबसे ज्यादा है, तो वो क्या होगा इस तरीके से, ये तो रेक्टेंट ग्राफ हुआ। और फिर क्या होगा, ये क्या हुआ हमारा प्रोडक्ट का ग्राफ हुआ। और इनके बीच में कंडीशन आ जाती है जहां पर कंसंट्रेशन हमारी कांस्टेंट हो जाती है, बल्कि मैं एक को ब्लू से दिखाता हूं, एक को रेड से, आप ऐसा समझिएगा। तो ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये तो क्या हमारे प्रोडक्ट, और ये क्या है हमारा रिएक्टेंट, और ये क्या हमारा इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, यानी शुरू में क्या होगा, रेक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेक्टेंट क्या होगा घटेगा, और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जीरो होगी, प्रोडक्ट क्या होगा बढ़ेगा। और एक कंडीशन ऐसी रहेगी जहां पर दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, इसी को बोलते हैं आपका
इक्विलिब्रियम, ये हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में आप जानते हैं। अब आती है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, यहां लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी? नंबर 1, at equilibrium rate of forward reaction become equal to rate of backward reaction। यानी पहली बात तो फॉरवर्ड एक्शन जो होती है बैकवर्ड एक्शन के बराबर हो जाती है। नंबर 2, एट इक्विलिब्रियम नो चेंज इन मीजरेबल, जिनको नाप सकते हैं, मीजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विथ टाइम, टाइम के अनुसार उनमें कोई चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहती हैं। तीसरा क्या है जी? इट टेक प्लेस इन क्लोज्ड वेसल। कहां होता है इक्विलिब्रियम हमारा? क्लोज वेसल में। बर्तन बंद होना चाहिए। मान लीजिए आप वेपर में और लिक्विड में इक्विलिब्रियम सेटअप करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको वेसल क्लोज लेना पड़ेगा। मान लीजिए आपने वाटर को बॉईल किया, आपने खुला ओपन बर्तन ले लिया, तो जब आप उसे बॉईल करेंगे तो क्या होंगे? वेपर उड़ जाएंगे हमारी, यानी वाटर जो होगा वेपर को उड़ता रहेगा। लास्ट में क्या होगा? सारा वाटर खत्म हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम कहां सेटअप होगा? क्योंकि ओपन सिस्टम है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? वेसल हमारा क्लोज होना चाहिए, ठीक है। और नंबर 4 क्या है जी? इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। कैसा होता है? डायनेमिक नेचर में होता है। आप कहेंगे डायनेमिक का क्या मतलब है? डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील अवस्था। आपको लगेगा कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन स्टॉप हो गई, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, रिएक्शन चलती रहती है। जैसे प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते रहते हैं, वैसे क्या होता है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहते हैं। आपको तो लगेगा कि वहां पर तो रिएक्शन क्या हमारी कंप्लीट हो गई जी, रिएक्शन स्टॉप हो गई, लेकिन एक्चुअल में इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होती। रिएक्शन क्या होती है? चलती रहती है, लेकिन आपको लगेगा रिएक्शन स्टॉप है। अब आप कहेंगे हम इसको कैसे समझ सकते हैं? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज कीजिए वही जो एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि आपने एक थर्मस के अंदर 100 ग्राम वाटर लिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था जिसका, और 100 ग्राम आपने आइस ली, दोनों को आपने साथ मिला के रख दिया। 1 घंटे तक उसमें रखा। रखने के बाद आपने क्या करा? उसको फिर वापस निकाला, फिर वेट किया, तो 100 ग्राम में आपको आइस मिला और 100 ग्राम में आपको वाटर मिला। आपको लगेगा यहाँ कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर क्या हुआ? रिएक्टेंट जो था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होती, रिएक्शन क्या होती है? चलती रहती है। रिएक्शन चलती रहेगी, लगेगा आपको कि रिएक्शन स्टॉप हो गई, लेकिन स्टॉप नहीं होती है। जैसे आपने देखा जब आदमी की एज 20 या 21 ईयर आ जाती है, तो उसकी हाइट जो है वो हाइट क्या होगी? उसकी बंद हो जाती है। तो हाइट बंद होने का मतलब ये थोड़ी कि उसका जीवन ही बंद हो गया। हाइट भले ही बंद हो जाए, लेकिन फिर भी क्या होगा? उसकी लाइफ चलती रहेगी। इसी तरीके से मान लीजिए कोई आदमी रात को खाना खा के सो गया, ठीक है,
सोने के बाद में आपको लगेगा उसकी बॉडी में तो कुछ हो ही ना, हो तो सो रहा है, नहीं, हो रहा है। जो भी उसने खाना खाया था वो काय में कन्वर्ट हो रहा है, वो बॉडी न्यूट्रिएंट्स उसे गेन कर रही है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस चल रही है, सारी प्रोसेस चल रही है, लेकिन आदमी क्या, माइंड उसका सोया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि वो जब आराम कर रहा तो मर गया, मर गया तो काम खत्म हो गया। इक्विलिब्रियम क्या है, डायनेमिक नेचर में, जो खाना खाया तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहता है। इस तरीके से इक्विलिब्रियम जो होता है हमारा डायनेमिक नेचर में होता है, यानी गतिशील अवस्था में। नंबर 5 फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्या होना चाहिए जी, रिएक्शन शुड बी रिवर्सेबल। नंबर 5, रिएक्शन शुड बी रिवर्सेबल। रिएक्शन क्या होनी चाहिए हमारी, रिवर्सेबल होनी चाहिए, यानी जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन हमारी रिवर्सेबल नेचर में है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया। ओके, तो इस तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी इक्विलिब्रियम की। इसको बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम क्या है मैंने आपको बताया, किस टाइप का होता है, क्या कंडीशन होती है, ये आपके इक्विलिब्रियम के बारे में बात आती है। उसके बाद बेटा नई बात आती है आपका एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है, जो मोलर कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की उसको बोलते हैं एक्टिव मास। तो क्या मतलब हुआ देखिएगा, एक्टिव मास, या इसका दूसरा नाम होता है मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो लिखते हैं हम इसको मोलरिटी या मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ब्रैकेट में लिखेंगे मोलरिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, उसको हम एक्टिव मास बोलते हैं, एंड इंडिकेटेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट। कहां से इंडिकेट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से। कैसे, अगर मैं बोलूं मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ए तो काय के बराबर आएगी, ए यानी एन ए अपॉन वी, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाई वी, दैट इज नोन एज मोलर कंसंट्रेशन। इसको हम मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो फिर इसके लिए हमें केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए एक लॉ बताया गया जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। तो क्या मतलब होता है, अभी आपने समझ लिया इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिवर्सिबल क्या है, रिवर्सिबल क्या है, क्या उनके लिए कंडीशन होनी चाहिए, यानी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और मोलर कंसंट्रेशन क्या है। अब इसके बाद बात आती है आपकी लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या है जी, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये ध्यान समझना, जितने चैप्टर आप 11 में पढ़ रहे हैं 12th में बहुत ज्यादा इनका एप्लीकेशन है बेटा, और बार बार पूछे जाते हैं, बार बार हर चैप्टर से रिलेटेड आपका 11th से होगा। तो इसलिए इन थ्योरीज को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई क्वेश्चन है हमारी ए प्लस बी और इससे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, कोई भी प्रोडक्ट है वो, तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, यानी द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of
to the product of molar concentration reactant, product of molar concentration of reactant when each concentration term are raised to power equal to their stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient in balance chemical equation। क्या बताया आपको? इन्होंने कहा the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactant when each concentration term are raised to power equal to the stoichiometric coefficient in balanced chemical equation। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहेगा? ये कहता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी, ए की पावर ए बी की पावर बी। उसके बाद में क्या होगा? इसको हम लिख देंगे यहां पर के, और ये क्या कहलाएगा? ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी, जहां के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट कहलाता है या वेलोसिटी कांस्टेंट कहलाता है। इसको रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम क्या करें, किसी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है हमारी, उनके मोलर कंसंट्रेशन को हम यूनिटी मान ले, यानी 1 मान ले। इसका मतलब क्या है? ए टू द पावर ए बराबर बी टू द पावर बी बराबर 1 हो तो क्या होगा बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के, काहे के बराबर हो जाएगी? रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाती है। यही हमारा क्या कहलाता है? इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। अब आपसे अगर पूछने लगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको यहां पर लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन और यहां लिखेंगे रेट कांस्टेंट। दोनों के ऊपर ध्यान रखना है। तो क्या होगा? हम पहला पॉइंट लिखते हैं, क्या है जी? इट इज डायरेक्टली proportional to the product of molar concentration of reactant। ये रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहां पर क्या होगा? इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये आपका एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, यानी ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपको ऐसे पता चल रहा है। देखिएगा, देखो यहां पर आप रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, और यहां पर ये क्या है कि हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। वही मैंने आपको बताया। दूसरा क्या होता है? नंबर 2, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट डिपेंड करती है। यहां क्या होगा जी? इट इज independent of initial concentration of reactant। ये initial concentration reactant डिपेंड नहीं करती। नंबर 3,
its unit will be मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, इसकी यूनिट होती है, और इट है डिफरेंट यूनिट फॉर डिफरेंट रिएक्शन। इसके लिए क्या होता है, डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट यूनिट होती है, किसकी, आपका के की, वो आगे बताएंगे, आगे आएगा। अभी तो केवल आपको केवल इतना समझना है कि रेट ऑफ रिएक्शन में और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट को समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके बाद अगली बात आती है आपकी लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, बड़ा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। इस चैप्टर के अंदर आपका लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, ली चैटरली प्रिंसिपल, जो आपको शुरू में बताया रिवर्सल रिवर्सल, तो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, यानी इसके बारे में पूछ लेते हैं रिवर्सल रिवर्सल क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। लेकिन मोस्टली लॉ ऑफ मास एक्शन पूछते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पूछते हैं, थोड़ा बड़ा है, ठीक है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये आता आपका लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। क्या है ये लॉ है आपका। मान लीजिए हमने एक इक्वेशन ली ए प्लस बी बी, इससे क्या बन रहा है, सी सी प्लस डी डी। तो पहले हम क्या करेंगे इसके लिए, पहले हम इसके लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन निकालेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड एक्शन में क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोज हो जाएगा ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी या बराबर के एफ ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी, जहां के एफ क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब अगर मान ली मैं इसको रिवर्स लिख दूं तो क्या होगा, सी सी प्लस डी डी मिलकर क्या बनाएगा, ए प्लस बी बी। ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, फॉरवर्ड, क्योंकि रिएक्टेंट बन रहा है, यहाँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है। यहां पर ये क्या है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है। यहां पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं। तो यहां पर निकालेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा बेटा, दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी और इज इक्वल टू के बी सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी। ये क्या है, रेट ऑफ, जहां के एफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और के बी क्या है, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। हम लिख देंगे के एफ बराबर फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और के बी क्या होगा बेटा, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम जब भी होता है तो आपने सुना होगा, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, यानी एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है, जो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट है, बराबर हो जाएगी। और इस केस में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे के एफ ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी बराबर के बी सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी। या हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे के एफ डिवाइड बाई के बी
यानी रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन टू द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट वुड बी इक्वल टू काय के बराबर होगा, c टू द पावर c, d टू द पावर d, e टू द पावर a एंड b टू द पावर b। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इनकी जगह हम नया कांस्टेंट मान लेते हैं जिसको बोलते हैं kc। यही कहलाता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो kc क्या कहलाएगा, kc को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है बेटा। और यही क्या कहलाता है हमारा, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मास, सॉरी लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये क्या कहता है, ये कहता है एट गिवन टेम्परेचर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर द रेशियो ऑफ product of molar concentration product when each concentration term are raised to power equal to the stoichiometric coefficient in balanced chemical equation divided by product of molar concentration reactant when each concentration term are raised to power equal to the stoichiometric coefficient in balanced chemical equation have constant value which is known as law of equilibrium। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपको थोड़ा आगे कल बताएंगे। थैंक यू।